सो हे एवरीवन, क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ मैटर क्लास 9 का ये थर्ड क्लास है। हम लोग पहले और दूसरे क्लास में देख चुके हैं मेनली काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, फिर उसके बाद मैटर्स के प्रॉपर्टीज़, फिर सॉलिड लिक्विड गैसेस उनके प्रॉपर्टीज़, वॉल्यूम, शेप, साइज, रिजिडिटी, डेंसिटी, ये सब क्या कैसे होता है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, सारा चीज़ हम लोग देखे थे। फ्री सरफेस के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग मेनली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिर मेल्टिंग प्रेशर का और आपका इम्प्योरिटीज़ ऐड करने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट पे, उसको भी देखे थे। फिर वेपराइजेशन में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन देखे थे, और बॉइलिंग पॉइंट इवापोरेशन में क्या डिफरेंस होता है उसको देखे थे। अब उसके बाद फिर लेटेड हीट देखे थे कि कैसे जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसियस में जब भी कोई मैटर स्टेट चेंज करता है तो हीट का कैसे, लेटेंट हीट का जो कंसेप्ट है वो हमने देखा था। क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में देखा था, ठीक है। फिर कई सारे क्वेश्चन देखे थे, जैसे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, ये सब सारा कंसेप्ट देखा था मेनली, और क्वेश्चन भी करवाया गया था। अब आते हैं जो एक तरह से सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, नेचर ऑफ मैटर का, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। फिजिकल कंपोजिशन एक तरह से सॉलिड लिक्विड गैसियस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक हो, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो तो सॉलिड है, थोड़ा दूर हो तो लिक्विड, और बहुत ज़्यादा दूर हो, रैंडम मूवमेंट हो तो गैसियस, मतलब इस तरह से। लेकिन जब केमिकल कंपोजिशन के रूप में देखेंगे तो मैटर को किस तरह डिवाइड करते हैं, तो मैटर को डिवाइड करते हैं मेनली प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स, ठीक है। अब इन प्योर सब्सटेंसेस को भी दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स तीन टाइप, मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स। अब वो सब छोड़ो, पहले देखते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है। तो अ प्योर सब्सटेंस इज द वन विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम। अगर सेम काइंड ऑफ एटम से कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। फिर से, अगर सेम काइंड ऑफ एटम से कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे मान लो O2, O2 ये जो ऑक्सीजन है, केवल ऑक्सीजन एटम के मिलने से बना है। ये जो ऑक्सीजन, इसको गैसियस फॉर्म बोल सकते हो। ऑक्सीजन का गैसियस फॉर्म का जो मेनली जो केमिकल फार्मूला है O2 है, और मैं देख सकता हूँ कि इसमें और कोई एटम नहीं है, केवल ऑक्सीजन का ही एटम है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो इस तरह से प्योर सब्सटेंस इज द वन विच इज़ मेड ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ हो। तो प्योर सब्सटेंस दो तरह के, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या है, तो मॉलिक्यूल, तुम्हारा जो मॉलिक्यूल मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, जो मैंने पहले बताया कि वही तुम्हारा एलिमेंट हो गया। मेनली एलिमेंट दो टाइप के, तीन टाइप के, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल। मेटलॉइड्स इसको कहते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी हो, जैसे कि सिलिकॉन जो चिप बनाने में काम आता है, एक सेमीकंडक्टर। अधिकतर सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना वो मेटलॉइड्स होते हैं। और मेटल्स तुमको पता ही है, बहुत सारे मेटल्स हैं। तुम्हारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। और नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स भी कई सारे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ, सल्फर, ये सब नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। तो एलिमेंट, तो इसमें क्या लिख सकते हो एलिमेंट्स में, ऑक्सीजन हो गया, तो कुछ भी लिख सकते हो तुम्हारा जो एलिमेंट को केवल एक टाइप ऑफ एटम्स को दिखाता हो। अब कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ डिसिमिलर एटम्स, मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ डिसिमिलर एटम्स को कंपाउंड कहते हैं। जैसे NaCl, जो टेबल सॉल्ट घर में तुम जो नमक खाते हो उसका केमिकल फार्मूला NaCl है। अब इस कंपाउंड में तुम देख रहे हो दो एटम है, एक Na का एक एटम है और एक Cl का। Na मतलब सोडियम और Cl यानी क्लोरीन। तो ये कंपाउंड दो तरह के एटम से मिलकर बना है, एक सोडियम और क्लोरीन, इसलिए, ठीक है। तो ये जो तुम देख रहे हो दो एटम से मिलकर बना है, लेकिन ये दोनों अलग अलग एटम है, इसलिए कंपाउंड हो गया। लेकिन मैं जब ऑक्सीजन लिखता हूँ O2, तो एक ही तरह के एटम से मिलके बने हैं, तो तुमको कह सकते हैं कि एलिमेंट है। एक्चुअली ना, अगर देखोगे तो एलिमेंट मेनली वन टाइप ऑफ एटम तुम उसको लिखते हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, एक टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हो तो वो एलिमेंट्स में आ जाएगा। लेकिन कंपाउंड्स जो है वो अलग अलग टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, तो वो डिसिमिलर आइटम्स जिसको कहते हैं। तो MgO, मैग्नीशियम, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, इस तरह कई सारे एग्जांपल हैं। NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, ये सब कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं। अधिकतर, इनफैक्ट अधिकतर केमिस्ट्री में जो हमें डील करना होता है आगे जाके भी, वो सब कंपाउंड्स ही हैं। जो, क्योंकि एक तरह के आइटम से मिलकर जो चीज़ें बन रही हैं वो ज़्यादा, मतलब उस तरह से
मतलब उनका उतना यूज़ नहीं है यूज़, लेकिन उस तरह से नहीं जितना कि इनका है, क्योंकि दो अलग अलग एटम्स जब मिल अलग डिसिमिलर एटम्स मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, उनका अलग ही बात होता है, उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब अच्छा एक और ये है कि मैटर को तुम्हारा केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे दो टाइप, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एलिमेंट्स, तीन टाइप। लेकिन मिक्सचर के बारे में तो बात ही नहीं किया। तो सब्सटेंस विच कंटेन टू और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, दो या दो से ज़्यादा काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर किसी में है तो मिक्सचर हो गया। जैसे अगर इसी NaCl को तुम वाटर में डाल दो, ठीक है, NaCl को, NaCl प्लस H2O, देख रहे हो, अगर ग्लास है और उसमें NaCl को डाल दिए तो ये जो मिक्सचर, ये जो बना, ये जो इसको हम कहेंगे कि मिक्सचर है किसका, सॉल्ट और वाटर का। तो सब्सटेंस विच कंटेन टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर। लेकिन कंपाउंड किसे कहते हैं, टू और मोर काइंड ऑफ एटम से जो सब्सटेंस बना है वो कंपाउंड हो गया। ठीक है, वैसे कंपाउंड का और चीज़ें जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ मुझे पता है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है कि डेफिनिट वेट बाई मास में होता है, केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम रहता है कंपाउंड का, वो देखेंगे हम लोग। लेकिन कंपाउंड और मिक्सचर का हम लोग डिफरेंस देखेंगे, वो सबसे मेन है, उसका डिफरेंस देखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज़ देख लो कि जो कंपाउंड होते हैं वो डिसिमिलर आइटम से बनते हैं, लेकिन जो मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं, और कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा अलग अलग टाइप के आइटम से मिलके बने होते हैं। अब इसका थोड़ा सा ना, जब तक डिफरेंस नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे मिक्सचर को दो टाइप में, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। एक बार बस होमोजेनियस हेट्रोजेनियस देख लो, उसके बाद कंपाउंड मिक्सचर के हम लोग डिफरेंस पाएंगे। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑफ कोर्स वाटर में तुम सॉल्ट डाल दो तो वो जो मिक्सचर बना होमोजेनियस मिक्सचर, वाटर में तुम शुगर डाल दो वो जो मिक्सचर बना हो होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर एक तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्यूट पूरी तरह घुल जाता है, उस तरह से सोच सकते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो हेट्रोजीनियस होता है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह नहीं घुलता है। एग्जांपल, वाटर में सैंड या मडी वाटर, जो कीचड़ वाला पानी होता है, वो हेट्रोजीनियस है तुम्हारा। या फिर वाटर में तुम चौक डाल दो, ठीक है, हमेशा चौक पूरी तरह कभी नहीं घुलता। तो ये एक एग्जांपल है, 9th के लेवल पे तुम ऐसे याद कर सकते हो कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह डिजर्व नहीं कर रहा है तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में पहले ही बता चुका हूँ, मेटल्स का एग्जांपल बता चुका हूँ, नॉन मेटल्स का एग्जांपल बता चुका हूँ, और फिर मेटलॉइड्स का एग्जांपल बता चुका हूँ। मोनोएटॉमिक क्या होता है, तो अगर एक ही एटम है तो उसको बोलेंगे मोनोएटॉमिक। मोनो मतलब वन, जैसे Ag Al। वैसे जो सिल्वर होता है फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में, और अधिकतर जो तुम्हारा या गोल्ड फ्री He कई सारे जो नेचर में कई सारे एलिमेंट्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि वो अकेले एग्जिस्ट करते हैं। ये वन एटम है, जैसे हीलियम और नियॉन, तुम देख रहे हो इनर्ट गैस है ये, ठीक है, इनर्ट गैस है। ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं जल्दी, क्योंकि इनका जो लास्ट ऑर्बिट होता है वो फुलफिल होता है, यानी कि इनके लास्ट ऑर्बिट में या तो 2 नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम, नियॉन, यहाँ पर Ag मतलब तुम्हारा सिल्वर, Au गोल्ड, ये सब जो हैं तुम्हारा मोनोटॉमिक में आ जाते हैं। लेकिन डायटोमिक तो कई सारे आइटम होते हैं जो नेचर में डायटोमिक के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में तुम्हें पता है 21% लगभग ऑक्सीजन है, तो O2 के रूप में ही है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस फॉर्म में, तो दो दो आइटम्स हैं। तो डाई का मतलब होता है दो, तो डायटोमिक। और पोलिटोमिक का मतलब मेनी, दो से ज़्यादा। तो O3, देखो O3 ये ओजोन है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो एक परत है ना ओजोन, जो अल्ट्रावायलेट रे को रोकती है, ओजोन है। P4 ये फास्फोरस का एक कंपाउंड है, जिसको तुम्हें पढ़ना है 11th या 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको पढ़ना है। एसेट, ये भी सल्फर का एक कंपाउंड है। तो इसमें देख रहे हो दो से ज़्यादा आइटम्स है। हाँ, एक ही टाइप ऑफ आइटम्स है लेकिन दो से ज़्यादा है, तो ये पोलिएटॉमिक हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। अब देखो कंपाउंड और तुम्हारा मिक्सचर का जो डिफरेंस है वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये मेन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो कंपाउंड में क्या होता है कि पहला पॉइंट जो नोट करने का, फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट है। हमेशा कोई भी कंपाउंड है उसे दुनिया में कहीं भी उठाओगे तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं ना, जो एटम्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं, वो हमेशा उनका जो वेट का प्रोपोर्शन है फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन। अब देखो कार्बन कार्बन का कितना होता है, 12 एटॉमिक मास तुम्हारा एटॉमिक वेट हो गया, और ऑक्सीजन का 16। लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 32 है ना, 32 U।
तो देख रहे हो 12:32 का रेशियो है अगर वेट के अनुसार देखें तो, ठीक है, वेट के अनुसार देखें तो। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, यानी कि 3:8, यानी कि कहीं भी दुनिया में CO2 उठाओगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट का रेशियो होगा वो हमेशा 3:8 होगा। ऐसा नहीं हो कि इंडिया में 3:8 है और अमेरिका में 8:5 हो गया, ठीक है। ये हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन बाई वेट होता है, लेकिन मिक्सचर के बारे में ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं साथ साथ मिक्सचर को भी लेते चल रहा हूँ अब, ठीक है। अब आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तुम्हारा एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो CO2 मैंने अभी बताया CO2 एग्जांपल, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, एक तो कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। अब तुम्हारा कार्बन का अपना प्रॉपर्टीज़ है। कार्बन जब अकेले रहता है केवल कार्बन, और ऑक्सीजन जब अकेले रहता है केवल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कुछ अलग प्रॉपर्टी है, कार्बन का अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं और CO2 बनाते हैं, इसका रिएक्शन है C+O2 CO2, ठीक है। तो जब मिल जाते हैं ये, तो जो CO2 बनता है, पता है इसका बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी होता है कार्बन और ऑक्सीजन के मुकाबले। जब ये CO2 कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, लेकिन जब कार्बन फ्री स्टेट में होता है, केवल C रहता है, तो इसका अपना कुछ प्रॉपर्टी रहता है और ऑक्सीजन का कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं ना, CO और CO2 बनाते हैं, तब देखा गया कि CO2 का कुछ बहुत ही अलग प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड्स होते हैं, जो जिस एटम से या जिस एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, वो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी बिल्कुल शो नहीं करता है, बल्कि वो कंपाउंड अपना नया प्रॉपर्टी शेप ले लेता है। तो एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। कंपाउंड में जिस एलिमेंट से मिलके बने हैं ना, अलग अलग, जैसा CO2 किससे किससे मिलकर बना है, कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से, तो उसमें कहीं भी कार्बन वाला एलिमेंट या ऑक्सीजन वाला एलिमेंट बिल्कुल, अब CO2 का ऐसा प्रॉपर्टी दिखेगा कि केवल C का, कार्बन का जो जो प्रॉपर्टी है हु बहू CO2 का प्रॉपर्टी है, या ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है वो हु बहू वैसा ही प्रॉपर्टी CO2 का भी है, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टी। लेकिन पता है मिक्सचर में एलिमेंट्स डू रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एलिमेंट तुम्हारा मिक्सचर क्या था, दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के मिलने से जो तुम्हारा सब्सटेंस बनता है वो मिक्सचर हो गया। लेकिन दो डिसिमिलर एटम, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा डिसिमिलर एटम के मिलने से, दो डिसिमिलर एटम के मिलने से जो तुम्हारा सब्सटेंस बनता है वो कंपाउंड हो गया। देखो कंपाउंड का डेफिनेशन है मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ डिसिमिलर एटम्स, ठीक है। और यहाँ पर सब्सटेंस विच कंटेन 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, वो मिक्सचर हो गया। तो मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ डिसिमिलर एटम तुम्हारा कंपाउंड हो गया, और दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के मिलने से जो सब्सटेंस बनता है मिक्सचर हो गया। फिर से मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अलग अलग एटम के मिलने से बना है, उसको कंपाउंड कहेंगे। और मिक्सचर क्या है, सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के मिलने से, एटम के नहीं, अलग अलग एटम से नहीं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के मिलने से वो मिक्सचर है। हम लोग अभी क्या देख रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वहाँ फिक्स प्रोपोर्शन बाई वेट होते हैं। CO2 का एग्जांपल लिया था कि 3:8 के रेशियो में। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा कि एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। थर्ड, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय फिजिकल मेथड। केवल फिजिकल मेथड से ही हम क्या कर सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हैं, कोई फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। जैसे एयर क्या है, एक मिक्सचर है, एयर में क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, कई सारे गैसेस हैं, CO2 भी हैं। तो अगर मुझे एयर से नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना है तो क्या उसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए जब तुम देखोगे कि बहुत बड़ा एक प्लांट लगाना पड़ता है और उसमें तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन जल्दी बॉयल कर जाता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू अलग अलग चैम्बर, एक डायग्राम भी था क्लास 8 में, अगर तुम्हें याद होगा तो, एयर वाला एक चैप्टर था, वहाँ पर तुम देखोगे कि नाइट्रोजन जल्दी उबल जाता है तो वो पहले बाहर निकल जाता है, फिर ऑक्सीजन का बारी आता है, फिर ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। यानी कि केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं उन एलिमेंट्स को जिससे कंपाउंड्स बना है, फिजिकल मेथड से नहीं। लेकिन मिक्सचर के पता है, मिक्सचर में हम अगर कोई मिक्सचर है तो उसको सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मडी, अगर सैंड प्लस वाटर है, ठीक है, सैंड प्लस वाटर, तो एक पानी है, पानी में सैंड प्लस वाटर है, तो थोड़ा देर के लिए उस पानी को छोड़ दो तो नीचे सैंड बैठ जाएगा ना, और ऊपर वाले पानी को अलग कर दो, अब सैंड अलग हो जाएगा। तो ये फिजिकल मेथड से आराम से सेपरेट हो जाते हैं मिक्सचर तुम्हारे। लेकिन कंपाउंड्स जो होते हैं वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होते हैं, अधिकतर वो केमिकल, अधिकतर क्या, हमेशा केमिकल मेथड से ही सेपरेट होते हैं। अगर मुझे एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो H2O एक कंपाउंड है, ऑफ कोर्स कंपाउंड है, क्योंकि दो अलग अलग डिसिमिलर एटम्स के मिलने से बना है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब ये मत कहना सर इसमें दो हाइड्रोजन है, अरे मैं बात कर रहा हूँ कि H2O किन कौन से एटम से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाँ इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन है। अब मैं चाहता हूँ कि H2O को मैं अलग अलग कर दूँ, H2 + O2 कर दूँ,
ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दूँ तो क्या आसानी से हो जाएगा? H2O व पानी से अगर मैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करना चाहता हूँ तो क्या फिजिकल मेथड से अलग होगा? नहीं, इसके लिए काफ़ी प्रोसेस लगाना पड़ेगा और उनको केमिकल मेथड्स कहते हैं। होमोजीनियस, अधिकतर जो कंपाउंड्स होते हैं वो होमोजीनियस ही होते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका सॉल्यूशन में, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जो मिक्सचर होते हैं वो अधिकतर हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस। जैसे सैंड प्लस वाटर, वो हेट्रोजीनियस हो गया। तो सैंड प्लस वाटर तुम्हारा मिक्सचर का एग्जांपल है। लेकिन कंपाउंड जो होते हैं जैसे H2O केवल वाटर है तो होमोजीनियस। फ्रैक्शन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जनरली associated विद सिग्निफिकेंट है। अधिकतर जो कंपाउंड बनते हैं उनमें एनर्जी चेंजेस के चलते बनते हैं, या तो एनर्जी रिलीज होगा बाहर, नहीं तो बाहर से एनर्जी अंदर आएगा सिस्टम में, तभी कंपाउंड बनेगा, नहीं तो ऐसे जल्दी नहीं बनते हैं। लेकिन मिक्सचर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। पानी में अगर हम सैंड डालते हैं या चॉक पाउडर डालते हैं तो उससे थोड़ी कोई एनर्जी चेंज होता है। तो ये चीज़ हो गया। तो इसीलिए मैं साथ साथ में अब इसको बताने का ज़रूरत नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है ना, जस्ट उल्टा प्रॉपर्टी मिक्सचर का होता है, ठीक है। 90% केस में तुम्हारा उल्टा प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे कि मिक्सचर, तो कंपाउंड का जो सेपरेशन है उसको नहीं देखना है, लेकिन मिक्सचर, अगर कोई मिक्सचर है तो मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। तो अगर उनको अलग करना है तो क्या क्या करना होगा? तो तुम्हारे बुक में मेनली 1 2 3 4 5 तरह का मिक्सचर दिया गया है, यानी सॉलिड का मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर, गैस का मिक्सचर और लिक्विड गैस का मिक्सचर हो। तो सॉलिड का मिक्सचर हो तो 5 तरीके से अलग कर सकते हैं मेनली, वो बताऊंगा अभी। सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो तो उसको भी 5 तरीके से अलग कर सकते हैं। लिक्विड का मिक्सचर हो तो उसको 2 तरह से अलग कर सकते हैं। गैस का मिक्सचर हो तो उसको 4 तरह से अलग कर सकते हैं, और लिक्विड गैस का मिक्सचर हो तो 2 तरह से अलग कर सकते हैं। यही मेन इसके बाद ये पढ़ना है सबसे बड़ा, तो इसका यही टॉपिक है। उसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद तुम्हारा सिचुएशन जिसमें केमिकल रिएक्शन हो सके, और लास्ट में तुम्हारा शायद पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज। बस इतना ही चैप्टर में तुम्हारा है। लेकिन अभी हम देखते हैं सॉलिड का मिक्सचर। ये जो टॉपिक है सॉलिड का मिक्सचर, इसको देखते हैं। तो सॉलिड के मिक्सचर में क्या हो सकता है? तो मान लो जो पहला मेथड है, हमने 5 तरह का मेथड पढ़ना है सॉलिड के मिक्सचर में। तो पहला जो मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी ऑफ वन कंपाउंड। मान लो सल्फर प्लस सैंड का मिक्सचर है, ठीक है। सल्फर जनरली येलो होता है, ठीक है, और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक मास 32 होता है, ये सब याद होना चाहिए। सल्फर प्लस सैंड, तो सल्फर प्लस सैंड का मिक्सचर है, और मैं चाहता हूँ कि सल्फर को अलग करूँ और सैंड का अलग कर दूँ। तो इसको फिजिकल मेथड से किया जा सकता है, और कौन सा प्रॉपर्टी से? तो तुम देख रहे हो कि जो सल्फर है, एक प्रॉपर्टी है सल्फर का कि ये CH2 में डिजोल्व हो जाता है। CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड। क्या होता है? CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन प्लस सैंड के मिक्सचर को अगर कार्बन डाइसल्फाइड में डालोगे ना, तो सल्फर तो घुल जाएगा लेकिन सैंड बच जाएगा। अब जो कार्बन डाइसल्फाइड का अथी है उसको हटा लो, नीचे सैंड बैठा हुआ तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि भाई अगर 2 सॉलिड मिले हुए हैं, 2 अलग अलग सॉलिड मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, और मुझे पता है कि एक सॉलिड मॉलिक्यूल किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है और दूसरा नहीं होता है, तो मैं उसको डाल दूंगा, एक डिसॉल्व हो जाएगा, एक बच जाएगा, दोनों अलग हो गए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है सॉलिड मिक्सचर? मैग्नेटिक सेपरेशन। मान लो आयरन और प्लस सैंड में आयरन और डाला हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि सैंड और आयरन और को अलग कर दूँ, तो कैसे करूँगा? तो मैग्नेट लेके गया, आयरन मैग्नेट से तुम्हारा अट्रैक्ट हो जाएगा, सैंड बच जाएगा, अलग हो गए। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मैग्नेटिक सेपरेशन, और तीसरा ग्रेविटी मेथड है। ग्रेविटी मेथड का मतलब क्या है कि जो हायर डेंसिटी होगा ना जिससे सॉलिड का, वो नीचे बैठ जाएगा, जो लोअर डेंसिटी होगा ऊपर रहेगा, जैसे डिफरेंस इन डेंसिटी। तो सैंड प्लस चॉक पाउडर, तो सैंड का जो डेंसिटी है वो तुम्हारा ज़्यादा है और चॉक पाउडर का डेंसिटी तुम्हारा कम है, तो चॉक पाउडर ऊपर रहेगा और सैंड तुम्हारा नीचे रहेगा। तो उस तरह से भी ग्रेविटी मेथड से भी तुम अलग कर सकते हो। तो ग्रेविटी मेथड तुम्हारा ये हो गया। अब सब्लिमेशन तुम्हें पता है, पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अगर जब सॉलिड डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो सब्लिमेशन होता है, और जो सॉलिड ऐसा करता है उसको सब्लिमेट्स कहते हैं। तो आयोडीन एक सब्लिमेट सब्सटेंस है, यानी डायरेक्ट गैस में डिजोल्व होता है। तो आयोडीन प्लस सैंड का अगर मिक्सचर है और मैं चाहता हूँ कि सैंड और आयोडीन को अलग कर दूँ, तो हीट कर दो इसको, और हीट करके कुछ ऐसे फ्लास्क में आयोडीन और सैंड को रख दो और इसको हीट कर दो, और यहाँ पर एक रुई का प्लग रखो, ठीक है। और हीट करोगे तो आयोडीन क्या है,
इस सरफेस पे सॉलिड में कन्वर्ट आयोडीन वेपर बन जाएगा और ग्लास का जो सरफेस है यहाँ पर ये कंडेंस होना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ग्लास के जो सरफेस है वो थोड़ा ठंडा रखना पड़ेगा, तो कंडेंस हो जाएगा और आयोडीन सॉलिड शेप में आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा? सैंड बचेगा केवल। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट इन द सेम। अब मान लो दो सॉलिड हैं और दोनों किसी लिक्विड में तुम्हारा सोल्यूबल है, लेकिन एक ज़्यादा सोल्यूबल है, एक कम सोल्यूबल है। तो एक एग्जांपल है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सॉल्ट। अगर इनको वाटर में मिला दोगे ना, और पोटेशियम नाइट्रेट पता है ज़्यादा घुलता है पानी में NaCl के मुकाबले, तो अगर इन दोनों को वाटर में मिला दोगे और इस मिक्सचर को हीट करोगे ना, इस मिक्सचर को हीट करोगे तो जो ये KNO3 है यानी पोटेशियम नाइट्रेट, ये वाटर वेपर के साथ ऊपर चला जाएगा, यानी भाप बन जाएगा और बचेगा नीचे NaCl। ठीक है, तो एक तो था कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एक में था कि दो सॉलिड हैं और एक किसी लिक्विड में सोल्यूबल है, दूसरा उस लिक्विड में सोल्यूबल नहीं है, तो ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। लेकिन अगर दो सॉलिड हैं और दोनों किसी सॉल्वेंट में सोल्यूबल है लेकिन एक ज़्यादा सोल्यूबल है, उसके लिए फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है। तो हमने एक एग्जांपल देखा KNO3 प्लस NaCl, दोनों को वाटर में मिला दो तो KNO3 ज़्यादा सोल्यूबल है, तो उसको हीट करने पर वाटर के साथ ही वाटर वेपर में चला जाएगा और नीचे NaCl बचेगा। ठीक है, अब सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर। तो सॉलिड के मिक्सचर हम लोग देख चुके हैं। सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर तो सेडिमेंट, इसमें भी 5 तरह के, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इवापोरेशन और डिस्टिलेशन में भी अंतर देखेंगे, लेकिन पहले सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन देखते हैं। अब मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस वाटर। तो सैंड और वाटर का मिक्सचर है, तो उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं हम लोग कि, तो थोड़ा देर छोड़ दोगे इस मिक्सचर को तो नीचे सैंड बैठ जाएगा और ऊपर क्लियर वाटर मिलेगा तुम्हें। अब इस वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लो, नीचे सैंड तुमको मिल जाएगा, तो इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इनफैक्ट मडी वाटर के साथ भी ये होता है कि मडी वाटर को छोड़ दो तो थोड़ा देर के बाद तुम्हारा जितने मड है वो नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स उनका डेंसिटी हाई है और वाटर जो क्लियर वाटर है वो ऊपर आ जाएगा, तो इससे तुम इसको अलग कर सकते हो। फिल्ट्रेशन मतलब कि अगर जैसे एक एग्जांपल है बेरियम सल्फेट प्लस वाटर का, तो बेरियम सल्फेट और वाटर मिला हुआ है तो उनको अलग कैसे कर सकते हैं? बेरियम सल्फेट सॉलिड है और वाटर तुम्हारा लिक्विड है, तो हम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को ही देख रहे हैं। अब तो पता है बेरियम सल्फेट फिल्टर जो पेपर होता है उससे पास नहीं हो पाता है, उसके ऊपर ही रह जाता है, लेकिन वाटर तो पास हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ का यूज करूँगा कि फिल्टर पेपर एक लो और बेरियम सल्फेट प्लस वाटर के मिक्सचर को डालो तो नीचे केवल वाटर मिलेगा और ऊपर क्या जमा हो जाएगा? बेरियम सल्फेट। ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर। ये हो गया फिल्ट्रेशन मेथड। इवापोरेशन, तो शुगर और वाटर का मिक्सचर है तो इसको इवापोरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या करो, इस शुगर वाटर के मिक्सचर को हीट करो, वाटर वेपराइज हो जाएगा और नीचे शुगर क्रिस्टलाइज तुमको मिलेगा जब उसको कूल करोगे तो। ठीक है, लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है? तो डिस्टिलेशन भी लगभग इवापोरेशन के बराबर है, लेकिन इसमें एक तुम्हारा बस अलग ऐसे है कि इसमें एक सेटअप होता है डिस्टिलेशन में, और उस सेटअप में जो सॉल्वेंट वेपराइज किया है उसको कूल करने का भी प्रोसेस होता है। जैसे सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, इसको हीट करेंगे तो वाटर वेपराइज कर देगा, लेकिन वेपराइज करने के बाद उसको एक सेटअप रहता है लैब में ही, इस वेपराइज वाटर को कूल कर लेते हैं हम लोग, कंडेंस कर लेते हैं, ताकि वो जो वाटर वेपर है फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए कंडेंसेशन के बाद, और इधर हमको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा क्रिस्टलाइज। ठीक है, तो अलग हो गया। बस फ़र्क ये है इवापोरेशन डिस्टिलेशन में कि डिस्टिलेशन में एक सेटअप रहता है जिसमें कि जो तुम्हारा लिक्विड जो इवापोरेट हुआ है उसको कंडेंस करने का भी, फिर से दोबारा गैस से लिक्विड बनाने का भी प्रोसेस रहता है, लेकिन इवेपोरेशन में इस तरह का नहीं रहता है। उसमें अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया तो फिर सराउंडिंग में चला जाता है, लेकिन नीचे हमें क्रिस्टलाइज सॉलिड दोनों में मिलता है, ये बात सही है। लेकिन डिस्टिलेशन में एक प्रॉपर सेटअप रहता है तुम्हारा जिसमें कि लिक्विड को कंडेंस बैक करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ऑफकोर्स डेंसिटी, अगर सॉलिड में लिक्विड है, जिससे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगेशन का है, जो घर में जो दही मथाता था, अब तो घर में उतना दूध नहीं होता है, बाहर से हम लोग लेते हैं। तो जैसे मेरे घर में दादी दूध मथती थी, तो अगर मिल्क है, ठीक है, जो माठा है, मिल्क भी नहीं, मतलब जो माठा होता है जो खट्टा वाला, उसको हाथ से ऐसे ऐसे करती थी, क्या बोलते हैं उसको करने के लिए, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, एक ऐसा टाइप का रहता था और इसको गोल गोल घुमाते रहती थी, तो और कुछ देर बाद उस गोल गोल पे तुम्हारा घी जैसा आ जाता था। तो होता क्या है कि मिल्क में कई सारे फैट पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें
अब क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स है मिल्क में, अगर तुम उसको मिलाते जाओगे, घुमाते जाओगे, तो जो डेंसर पार्टिकल है वो नीचे जाके बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं ऊपर रहेंगे। तो तुम्हारा मिल्क कंटेंस सॉलिड फैट पार्टिकल्स, तो ये सॉलिड फैट पार्टिकल जो है ना वो नीचे जाके बैठ जाएगा, या फिर जिस जिस चीज़ से उसको घुमा रहे हो उसके आसपास वो इकट्ठा हो जाएगा, और जो क्लियर मिल्क है यानी जो फैट, जिस मिल्क में फ़ैट नहीं है, ठीक है, वो ऊपर आकर रह जाएगा। तो इसीलिए आजकल मिल्क भी मिलता है ना, फैट वाला मिल्क चाहिए, बिना फैट वाला। तो जो बिना फैट वाला जो मिल्क है ना उससे मक्खन वगैरह निकाल लिया गया है, ठीक है। जिस मिल्क से मक्खन वगैरह निकाल लिया गया है ऐसा समझो कि उसमें फ़ैट नहीं है, लेकिन जिस मिल्क में मक्खन वगैरह नहीं निकाला गया है वो फैट युक्त है, ठीक है। तो बाज़ार में बिना फैट वाला भी मिल्क आता है। तो सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस ही अलग करते हैं, तो अब तो हाथ से नहीं, अब तो इंडस्ट्री में कई सारे प्रोसेस हैं, तो सेंट्रीफिकेशन उसी से हो जाता है और वहाँ से भारी मात्रा में मक्खन वगैरह जो भी निकालना हो दूध से निकाल लिया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। तो सेंट्रीफिकेशन का यही प्रॉपर्टी है कि साइज ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन कंपेरिजन टू द साइज ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। आगे हम लोग देखेंगे सॉलिड का मिक्सचर हो गया, सॉलिड लिक्विड का हो गया, लिक्विड का देखेंगे, फिर लिक्विड गैस लिक्विड में चार टाइप हैं, दो टाइप हैं, गैस में 4 टाइप्स और लिक्विड गैस में 2 टाइप्स। उसके बाद फिर हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी और कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल चेंजेस और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। तो आई होप कि ये वाला समझ में होगा। अब इतना ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के एलिमेंट्स, कंपाउंड एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, और फिर ये मिक्सचर 2 तरफ के, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस। मिक्सचर एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर क्या है, कंपाउंड्स और मिक्सचर अलग कैसे हैं, एक बार बुक भी देखना हो उसको ज़रूर, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बीच में जो डिफरेंस है उसको ज़रूर देख लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।